नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA पार्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाएं विषय के टॉपिक संघ लोक सेवा आयोग संगठन एवं कार्य विषय पर चर्चा करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो सर्वप्रथम 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। बाद में 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संघीय लोक सेवा आयोग स्थापित होने पर इसके कार्यों को और विस्तारित किया गया। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का एक नया गणतंत्रात्मक संविधान लागू हुआ तो उसमें प्रावधान किया गया कि संघ के लिए एक पृथक और राज्यों के लिए एक पृथक लोक सेवा आयोग होगा। प्रत्येक राज्यों के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोग होगा। यदि संसद चाहे तो 2 राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है। इसका जो संघीय कार्यालय है वो नई दिल्ली में है तथा आयोग का एक अध्यक्ष और 10 वर्तमान में आयोग के एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। प्रारंभ में जब 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना एक स्वतंत्र भारत में हुई थी, तब इसका एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते थे। अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो पद धारण से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पूर्व हो उसको पद धारित करता है। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति को है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतनमान हैं, भत्ते हैं, इनका निर्धारण भी राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 317 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने के प्रावधान किए गए हैं। दुराचार के आधार पर राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य को पद से हटा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के जो विभिन्न प्रकोष्ठ हैं उनके माध्यमों से अपने कार्यों को निष्पादित करता है। ये जो आंतरिक प्रकोष्ठ उसके कार्यकरण की सुविधा संचालन के लिए बनाए गए हैं। इनमें प्रमुख प्रकोष्ठों में है, पहला है प्रशासन संभाग, दूसरा है अखिल भारतीय सेवाएं संभाग, तीसरा है नियुक्ति संभाग, अगला है परीक्षा संभाग, अगला है सामान्य संभाग, अगला है भर्ती संभाग, उससे अगला है भर्ती नियम संभाग, अगला है सेवाएं फर्स्ट और सेवाएं सेकंड के रूप में। ये आंतरिक जो संभाग है वो उसके संघ लोक सेवा आयोग के उसके कार्यों को, उसकी भूमिका को सुचारू संचालित करने के लिए बनाए गए हैं ताकि संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्यों को निष्पक्ष तरीके से, पूर्ण ईमानदारी के साथ और समयबद्ध तरीके से कर सके। संघ लोक सेवा आयोग के संवैधानिक प्रावधान, चूँकि अब आपको पहले ही ये बताया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारतवर्ष के लिए जो लोक सेवा आयोग के प्रदत्त कार्यों को निष्पादित करता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक विभिन्न प्रावधान किए गए हैं जो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं। उनको हम संक्षिप्त में देखें तो अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 में सदस्यों की नियुक्ति, उसकी पदावधि का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 317 में आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से हटाना, उसको निलंबित करने की प्रक्रिया का वर्णन है के संदर्भ में उल्लेखित है। अनुच्छेद 18 आयोग के सदस्यों या उसके कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 319 में आयोग के सदस्यों के द्वारा पदारूढ़ रहते हुए अन्य पदों को धारण करने का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 321 में लोक सेवा के कार्यों के विस्तार की शक्ति का उल्लेख किया गया है।
और अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग जो खर्चा करता है व्यय करता है उसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 323 जो अंतिम है वो लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक जो प्रतिवेदन दिया जाता है या प्रतिवेदन है उसका उल्लेख किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग स्वतंत्र तरीके से कार्य करे, निष्पक्ष तरीके से कार्य करे, इसलिए संविधान में आयोग की स्वतंत्रता के भी विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। उनमें से पहला है संवैधानिक दर्जा। संविधान के अनुच्छेद 315 में से लेकर 323 तक जो संबंधित प्रावधान है उनका वर्णन किया गया है। चूँकि एक संवैधानिक निकाय है, उसकी समस्त प्रक्रियाएँ संविधान में वर्णित है, इसलिए उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस प्रकार की स्वतंत्रता संघ लोक सेवा आयोग को प्राप्त है, लोक सेवा आयोग को प्राप्त है। दूसरी संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रताओं के संदर्भ में दूसरा बिंदु है सदस्यों की नियुक्ति। चूँकि ये एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो पूर्णतः पारदर्शी और नियमानुसार होती है। इसमें पक्षपात की कोई संभावना नहीं होती। तीसरा स्वतंत्रता का बिंदु है कार्यकाल का स्थायित्व। संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पूर्व हो तक का होता है, इसलिए इसके कार्यकाल का स्थायित्व रहता है। उससे पहले पद से नहीं हटाया जा सकता। केवल दुराचार जो भी प्रक्रिया वर्णित है, विधिक प्रक्रिया वर्णित है, उसके अनुसार ही हटाया जा सकता है। अगला बिंदु है वेतन भत्ते और सेवा शर्तें। चूँकि आयोग के एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए समस्त सदस्यों अध्यक्षों के वेतन भत्ते पेंशन आदि भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिसमें संसद में बहस तो हो सकती है लेकिन उसको कम नहीं किया जा सकता। साथ ही पदधारित होने के पश्चात उसमें वेतन भत्तों सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। अगला बिंदु है रोजगार पर प्रतिबंध। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 319 में ये अध्यक्ष और सदस्यों के लिए पदधारित होते हुए दूसरे कार्यों को रोजगार पर प्रतिबंध का निषेध किया गया है। अगला बिंदु है वार्षिक प्रतिवेदन। आयोग अपनी समस्त क्रियाकलापों को, सिफारिशों को तथा आय व्यय के लेखा जोखा को वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति उसको सदन यानी कि संसद के पटल पर रखवाता है। इस प्रतिवेदन में मंत्रालय और विभागों को जो सिफारिशें नहीं मानी जाती हैं उनका भी उल्लेख किया जाता है और उसको मंत्रालय और विभागों को इस बात की सूचना देनी पड़ती है या उसको इस बात के लिए स्पष्टीकरण देना पड़ता है, इसलिए ये सजग रहते हैं। तो ये उपरोक्त प्रावधान है जो संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को और अधिक सक्रिय बनाते हैं, निष्पक्षता को कार्य करने के लिए मददगार होते हैं। अब हम संघ लोक सेवा आयोग के कार्य और भूमिका को संक्षिप्त में देख लें। पहला कार्य है भर्ती अभिकरण के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का जो महत्वपूर्ण कार्य है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में वर्णित है। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षाएं करवाता है, साक्षात्कार करता है, प्रतिनियुक्ति करता है, पदोन्नति करता है। और आयोग अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं से लेकर बहुत सारी तकनीकी, आर्थिक सेवाएं, सांख्यिकी सेवाएं, भूवैज्ञानिक सेवाएं, केंद्रीय सशस्त्र बल की सेवाएं, कई अनेक सेवाएं हैं जिनके लिए संघ लोक सेवा आयोग भर्ती अभिकरण के रूप में कार्य करता है। और साथ ही साथ ये भर्ती के संदर्भ में सुधार के लिए भी कार्य करता है, निरंतर करता है। दूसरा कार्य है परामर्शदाता के रूप में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में ये उल्लेखित किया गया है कि सिविल सेवाओं विभिन्न पदों की विषयों से संबंधित कोई आवश्यक हो तो सुधार संबंधी कोई कार्य हो, भर्ती नियम, सेवा शर्तें या भर्ती के निर्धारण की प्रक्रिया आदि के रूप में लोक सेवा आयोग कार्य करता है। अनुशासनात्मक मामले होते हैं, उनमें संघ लोक सेवा आयोग होता है। पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति के मसले होते हैं, उन मसलों में संघ लोक सेवा आयोग एक सलाहकारी भूमिका के रूप में कार्य करता है। तीसरा कार्य है प्रशिक्षण के रूप में। चूँकि आयोग एक सलाहकारी संस्था है और ये प्रमुख कार्य इसका नियुक्ति करना है, परीक्षा का आयोजन करना है, लेकिन फिर भी संघ लोक सेवा आयोग प्रशिक्षणात्मक कार्यशाला आयोजित करता है, कार्यक्रम आयोजित करता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और ये इसके लिए समय समय पर कार्मिकों को
और विभिन्न जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के देशों के आयोगों से संपर्क में रह के ये अपने लोक सेवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य करता है। अगला जो कार्य है वो है परीक्षा सुधारक के रूप में। संघ लोक सेवा आयोग उच्चतम सेवाओं की भर्ती के लिए न केवल अभिकरण है बल्कि भर्ती के संदर्भ में आने वाली समस्याओं के निराकरण का भी कार्य करता है। संघ लोक सेवा आयोग का प्रयास रहता है कि जो निर्धारित परीक्षाएं हैं उनकी गुणात्मक आधार पर उसमें किस प्रकार से सुधार किया जाए, उन तथ्यों को, उन सूचनाओं को, उन संसाधनों को विकसित करने का कार्य भी संघ लोक सेवा आयोग करता है ताकि परीक्षा को और अधिक सुदृढ़, मजबूत और समाजोपयोगी संदर्भ में बनाया जा सके। और अंतिम कार्य है एक प्रशासक के रूप में भी संघ लोक सेवा आयोग कार्य करता है। संघ लोक सेवा आयोग अपने वर्ष भर की गतिविधियों, क्रियाकलापों, संगठन, उसकी पहल, अभ्यर्थियों की परीक्षा से संबंधित आंकड़े या अन्य राज्य सरकारें और सरकारों को दी गई सिफारिशों को वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर प्रकाशित करवाता है। ये वार्षिक प्रतिवेदन केवल तथ्यों, सूचनाओं तक संकलित नहीं रहता बल्कि नीति निर्धारण और योजना तक भी कार्य करता है। परीक्षाओं के सुधार से लेकर कर्मचारियों के, कार्मिकों के कल्याणकारी कार्यों से भी संबंधित होता है। अब हम कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जो संघ लोक सेवा आयोग के दुर्लभ पक्ष को संकेत करते हैं, उसको दर्शाते हैं, उनका भी उल्लेख संक्षिप्त में करना चाहेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के जो दुर्लभ पक्ष हैं उनमें से एक है सदस्यों की नियुक्ति। प्राय इस प्रकार का आरोप भी संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में लगाया जाता है आलोचकों के द्वारा कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति निष्पक्ष नहीं होती है, राजनीतिक भेदभाव के आधार पर होती है, अतः इसको सुधारे जाने की आवश्यकता है। दूसरा एक आरोप ये लगता है, आलोचक मानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष नहीं देता है, विलंब से देता है, वार्षिक प्रतिवेदन में कई खामियां आती हैं, इसकी भी सुधार की आवश्यकता है। तीसरी, सरकार द्वारा सिफारिशों पर ध्यान नहीं। आलोचक मानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग चूँकि एक परामर्शदात्री संस्था है, इसलिए आलोचक कहते हैं कि सरकार सामान्यतः इसकी सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार नहीं करती है, अतः आवश्यकता इस बात की रहती है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा या आयोग द्वारा जो सिफारिश की जाती हैं उनको अधिक मजबूती से स्वीकार किया जाना चाहिए। अगला बिंदु है कि कमज़ोर आर्थिक स्थिति। ये भी आलोचक मानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और आर्थिक संसाधन कमज़ोर हैं, इसलिए इन आर्थिक संसाधनों की सुलभता और सुगमता को बढ़ाने के लिए सरकार को आवश्यक सहयोग करना चाहिए। और अगला बिंदु है संघ लोक सेवा आयोग की कारण प्रणाली पर भी प्रश्न होते हैं। प्राय यह देखा जाता है कि ये आलोचक मानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली निष्पक्ष होनी चाहिए। राज्यों की लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली कई राज्यों के भर्ती प्रक्रिया के प्रकरण हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, इससे अभ्यर्थियों के मन में एक आशंका बनी रहती है, इसलिए राज्य लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगे हैं। और अंतिम बिंदु है देहाती प्रत्याशियों की उपेक्षा। एक आरोप ये भी लगाया जाता है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के कि उसकी प्रशासनिक जो सेवाओं के लिए जो भर्ती प्रक्रिया होती है, उन भर्ती प्रक्रियाओं का जो सिलेबस होता है और उसकी प्रणाली होती है, जो माध्यम होता है, जो उसमें अभी देहाती प्रत्याशी या देहाती जो गाँव के जो नागरिक हैं उनको अपेक्षित रूप से उतनी सफलता नहीं होती है। देहाती प्रत्याशियों को अभी उसकी अपेक्षित सफलता न होने का भी आरोप इस आयोग पर अथवा संघ लोक सेवा आयोग पर, राज्य लोक सेवा आयोगों पर लगते रहे हैं। लेकिन से हम यह कह सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग एक या राज्य लोक सेवा आयोग एक नितांत आवश्यक एक संगठन है। ये संवैधानिक संस्था है, निश्चित रूप से समाज पर और परिवेश में कार्य करता है, इसलिए कुछ खामियां या कमजोरियां रह सकती हैं, लेकिन आज ये संघ लोक सेवा आयोग निश्चित रूप से निष्पक्ष, निर्भीक, निष्पक्ष और नागरिकों के हित में कार्य करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को सुचारू संचालित करने के लिए प्रयत्नशील है। धन्यवाद।